हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। हमने क्राउन रूल पढ़ा था, जिसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 करा। उसके बाद हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 करा, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 करा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इससे पहले कि जितनी भी पार्ट्स हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले वो देखिए, देन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को बनाने का मकसद क्या था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बोलती है कि हम इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर वो बोल रही है कि आवर ऑब्जेक्टिव वॉज टू ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब हम चाहते हैं गवर्नमेंट आए इंडिया में, जो कि गवर्नमेंट ऐसी हो जो इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले। ऐसा बोलते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनकी तरफ से ऐसा बोला जाता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए इंडिया में जो इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही थी, उसके हर ब्रांच में इंडियंस को थोड़ी थोड़ी सी मेंबरशिप देंगे। और जहाँ पे इंडियंस की पहले से मेंबरशिप थी वहाँ पे थोड़ी सी मेंबरशिप और बढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, अभी भी जो पावर होगी वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही होगी। सेंटर में ज़्यादा पावर होगी एज़ कम्पेयर टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। और जो मेन पावर होगी वो होगी ऑफिशियल मेंबर्स की, मतलब ब्रिटिशर्स की जो पावर होगी वही ज़्यादा होगी। इस वाले एक्ट को बोला गया मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्यों? हमने देखा था ना, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठते थे जो कि लंदन में। उस वक्त मोंटेगू, लॉर्ड मोंटेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इंडिया के वाइस रॉय। जब ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जैसे कि हम देखते हैं हर एक्ट के कोई ना कोई फीचर्स होते हैं, तो इस एक्ट के भी अपने फीचर्स थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या थे। इन्होंने सबसे पहले डिमार्केटेड कर दिया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। जो सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग कर दिया। अब ये क्या होते हैं, देखिए, जैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिस पे कानून बनते हैं। कोई कानून हो गया एजुकेशन से रिलेटेड, कोई कानून हो गया हॉस्पिटल्स वगैरह से रिलेटेड, कोई हो गया पुलिस से रिलेटेड, कोई हो गया मिलिट्री से रिलेटेड। अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिस पे कानून बनते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितने भी कानून बनेंगे उनको सेपरेट कर दिया। ये बोल दिया गया कि ये अलग टॉपिक्स हैं, इन पर सिर्फ सेंटर में कानून बनेंगे। और कुछ एक दो लिस्ट बना दी गई। एक लिस्ट में वो टॉपिक लिख दिए गए जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाएगी और एग्जीक्यूट करेगी उन कानून को, उन नियम को। और एक ऐसी लिस्ट बना दी गई जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नियम बनाएंगी और उन्हीं नियम को एग्जीक्यूट भी करेंगी। लेकिन हाँ, इसमें पावरफुल अभी भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ही है। क्यों? क्योंकि जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। जैसे कि पुलिस हो गया, इसमें हो गया पुलिस, मिलिट्री, ये हो गया, ये सब थे अभी भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या दे दिया, हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी बनेंगे नियम वो सब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाएंगी। स्कूल और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी नियम बनेंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाएंगी। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि इंडिया के लोग एजुकेटेड हों या फिर इंडिया के लोग बीमार हों, वो मरें, उनको नहीं फ़र्क पड़ता था। जो मेन चीज़ से उनको फ़र्क पड़ता था वो टॉपिक्स उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मतलब जो सेंट्रल एक लिस्ट बनाई थी उसमें लिख दिया वो टॉपिक उन्होंने, कि इस पे सेंट्रल ही अपना कानून बनाएगा। एक तरीके से इन्होंने सेंट्रल से वो चीज़ें हटा दी जो खामखा उनके ऊपर बोझ बन रही थी, उनके काम को बढ़ा रही थी। तो उन्होंने क्या करा, उनकी जिम्मेदारियाँ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को दे दी। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, मतलब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो अपनी लिस्ट थी, उसके सब्जेक्ट्स को भी उन्होंने दो हिस्सों में तोड़ दिया। उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स को बोले गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स को बोले गए रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। अब इनमें फ़र्क क्या था, देखिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो नॉर्मल वाला होता है। एक होता है एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है,
तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी, जो उसका हेड होता है उसको बोलते हैं हम गवर्नर। अब ये जो गवर्नर होता है ये अपॉइंटेड होता है ब्रिटिश की तरफ से, ये कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होता, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वहीं से अपॉइंटेड होता है। इसकी एक अपनी काउंसिल होती है जिसमें सब ब्रिटिशर्स होते हैं, एक दो इंडियन होते हैं शायद, वो भी इतने पावरफुल नहीं होते। तो अगर ये डायरेक्ट कोई नियम बनाता है बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जैसे अगर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स हैं, एक है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसका हेड है गवर्नर, जिसका हेड है गवर्नर। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उसमें क्या है कि गवर्नर कोई कानून बना रहा है, लेकिन वो उस कानून में जवाबदेही है लेजिस्लेचर का, मतलब वो कानून क्यों बनाया, क्या फ़ायदा कानून बनना चाहिए, बनाए ना बनाए, उसमें ये सब चीज़ें किससे जवाबदेह करेगा, लेजिस्लेशन से। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ये एक कानून बना रहा है, जो रिजर्व्ड वाले कानून थे, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वो थे ऐसे टॉपिक जिसमें गवर्नर कानून भी बनाएगा, नियम भी बनाएगा, लेजिस्लेचर से कोई पूछताछ नहीं होगी, ना इसको कोई रिपोर्ट करेगा, ना इससे कोई जवाबदेही होगी, अपनी मर्ज़ी से जो ये चाहेगा इन टॉपिक्स पे कानून बना सकता है। एक तरीके से मनमानी हो गई, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलेगी इसको तो वही करना है। अगर ये वही कर रहा है और बिना लेजिस्लेचर से पूछ के, अब लेजिस्लेचर में क्या है, कुछ लोग इंडियंस भी हैं, कुछ लोग क्या काफ़ी लोग यहाँ पर इंडियन मेंबर्स हैं, लेजिस्लेचर में इंडियन मेंबर्स भी हैं। अब ये अगर गवर्नर अपनी मर्ज़ी से बना रहा है बिना लेजिस्लेशन से पूछ के, एक तरीके से ये तानाशाही है। ऐसे टॉपिक्स लिख दिए गए रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में कि यहाँ पे गवर्नर लेजिस्लेचर से नहीं पूछेगा। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे यहाँ पे गवर्नर कानून तो बनाएगा, लेकिन लेजिस्लेशन से इन कानून के बारे में, इन टॉपिक्स पर जो भी नियम बनेंगे गवर्नर बनाएगा, लेकिन लेजिस्लेचर से पूछेगा, डिस्कस करेगा, जवाबदेही रहेगा। इस सिस्टम को बोला गया डायरकी, इस सिस्टम को बोला गया डायरकी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन मेंबर्स थे उनको तो पावर अब भी नहीं मिल रही ना। जो मेन टॉपिक्स हैं वो तो गवर्नमेंट, जो सेंटर में ही उस पर नियम बन रहे हैं, और जो प्रोविंशियल में भी थोड़े बहुत मेन हैं तो उसमें वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के तहत गवर्नर ही कानून बना रहा है, ऊपर से फिर वो लेजिस्लेचर से पूछ भी नहीं रहा। तो ये अनसक्सेसफुल सा रहा थोड़ा। अब यहाँ से जो एक निकल कर आता है बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म निकल कर आता है एक वर्ड। ये क्या होता है, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, एक जो गवर्नमेंट थे उसके दो चैम्बर बना दिए। जैसे आज भी हमारे यहाँ पर है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा, अपर हाउस एक लोअर हाउस, इस तरीके का जो इस सिस्टम को बोलते हैं बाईकैमरलिज्म्स, जो पार्लियामेंट में आज भी हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, समझे। ये यहीं से शुरू हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। यहाँ पे इन्होंने एक लेकर आगे सिस्टम ऑफ बाईकैमरलिज्म। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको रिप्लेस कर दिया बाईकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके दो चैम्बर बन गए, अपर हाउस जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, समझे। यहाँ पे दो अलग पार्ट कर दिए गए एक लेजिस्लेशन के। आगे देखते हैं। अब द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स वर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ पर एक इलेक्शन का कॉन्सेप्ट तो आया, लेकिन हाँ यहाँ पे इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बेशक हो, लेकिन यहाँ पे नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है। मतलब इलेक्शन करके जो भी मेंबर्स आएंगे वो इलेक्शन के तहत तो आएंगे, लेकिन कुछ लोग ही वोट दे पाएंगे। अगर कोई गरीब है तो उसको राइट नहीं है वोट देने का, अगर कोई पिछड़ी जाति का है उसको राइट नहीं है, कोई एजुकेटेड नहीं है उसको राइट नहीं है, कोई बुढ़ा हो चुका है उसको राइट नहीं है। तो कुछ ही लोगों को राइट्स हुआ करते थे वोट देने के, वो यहाँ पर वोट देंगे। इसलिए जो आज हमारे यहाँ पर चलता है, 18 साल से बड़े हों, चाहे कोई भी कितना बड़ा हो, वो वोट दे सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी काम करता हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन हाँ, उस वक्त यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइसरॉय के अंदर में दो काउंसिल हुआ करती थी, एक थी एग्जीक्यूटिव एक थी लेजिस्लेटिव। वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है इसमें कितने मेंबर थे, इसमें थे 6 मेंबर। 6 मेंबर में से एक मेंबर था कमांडर इन चीफ, बाकी 5 थे
नॉर्मल। इन 5 में से जो 3 होंगे वो इंडियंस होंगे, मतलब जो टोटल 6 मेंबर्स होंगे उनमें से 3 इंडियन होंगे अब इस एक्ट के तहत। लेकिन हाँ, जो कमांडर इन चीफ है वो इंडियन नहीं होगा, मतलब वो एक फिक्स्ड है ब्रिटिश। बाकी जो 5 है, 5 में से 3 इंडियन, 2 ब्रिटिशर्स होंगे, समझे। इसके बाद एक बहुत ख़तरनाक इन्होंने कॉन्सेप्ट लाकर यहाँ पर रख दिया जिसको बोलते हैं हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत ख़तरनाक था। मतलब ये तो पहले से भी आ गया था ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो पहले एक्ट में आ गया था। खैर ख़तरनाक तो था, लेकिन हाँ, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या करा था कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटर होंगे वोट के लिए, उनको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट देंगे, बाकी जो हिंदू होंगे उनको हिंदू देंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या करा, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ावा दे दिया। सिख्स के लिए अलग कर दिया, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए अलग कर दिया, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग कर दिया और यूरोपियंस के लिए अलग कर दिया। मतलब इन लोगों में से जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे इलेक्शन में उनको सिर्फ यही वोट देंगे। अलग से दूसरे अगर कोई सिख है तो उसको मुस्लिम वोट नहीं दे सकता, इस तरीके का कर दिया। अब ये क्या हो गया, यहाँ से इंडिया का टूटना शुरू हो जाता है, इंडिया के टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? एक तो पहले ये हो जाती है ना, फिर अपने लोगों की, अपने रिलीजन की भावना आ जाती है लोगों के अंदर, फिर वो अपने लिए ही करते हैं। एक तरीके से यहीं से इंडिया टूटना शुरू हुआ था। अब इन्होंने एक और ऑफिस बनाया। देखो, हमने देखा था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो लंदन में बैठता था, उसको एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए इन्होंने हाई कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। ये भी लंदन में एक बॉडी थी, ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये लोग काम कर रहे थे। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी लंदन में था, उनके बिहाफ पे ये हाई कमीशन ऑफ फॉर इंडिया काम कर रहे थे। अब यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की कोशिश करी गई इसमें 1909 में, लेकिन हाँ, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बन के तैयार हुआ 1926 में। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, यही जो एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं सर्विस, सिविल सर्विसेज के, इस तरीके का काम यहाँ पर। अब जो बजट का कॉन्सेप्ट था, बजट क्या होता है? बजट होता है कि एक लेजिस्लेशन में, एक लेजिस्लेटिव असेंबली में सब लोग बैठ के डिस्कस करें कि कितना रुपया पास होगा और उसमें से किस किस चीज़ में कितना रुपया खर्च होगा। पहले ये बजट का कॉन्सेप्ट था सिर्फ सेंटर के पास, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में था। अब इन्होंने इसको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी ये अथॉरिटी दे दी कि वो अपना एक प्रोविंशियल बजट भी बना सकते हैं। प्रोविंशियल बजट, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अपना एक प्रोविंशियल बजट भी तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, इस एक्ट का एक लास्ट पॉइंट ये था कि जब 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसके 10 साल बाद 1929 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी कमीशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी, एक ऐसा कमीशन बनेगा जो इसके 10 साल के सारे काम को देखेगा कि इस एक्ट में क्या क्या काम हुआ। देन उस काम के बिहाफ पे एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उस रिपोर्ट में बताएगा कि ये कितना मददगार साबित हुआ या फिर इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो 1909 की ये बात है, तो इसके 10 साल बाद मतलब 1929 में ये काम होना था। 1929 में ये काम होना था, लेकिन उससे ही पहले 1927 नवंबर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी 7 मेंबर की एक कमीशन। मतलब जो इस एक्ट में, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, काफ़ी होच पोच हो गया। नवंबर 1927 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी 7 मेंबर कमीशन, जिसके लीडर थे, चेयरमैन थे जॉन कमीशन। मतलब ये ही जो एक्ट के तहत एक कमीशन बनाने की बात हुई थी, ये इसको 2 साल पहले ही, मतलब 1927 में ही इसको बना दिया गया। जॉन कमीशन इसके से चेयरमैन थे, लेकिन इन्होंने एक गलती करी, ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स। जितने भी इस कमीशन में मेंबर थे ब्रिटिशर्स थे सब, एक भी इंडियन को नहीं लिया गया। अब जब इंडिया के लिए कोई एक्ट आया और उससे इंडिया के लोगों को फ़ायदा हुआ या इंडिया के लोगों को नुकसान हुआ, वो तो इंडिया के लोग ही बताएंगे ना। मतलब एक्ट भी ब्रिटिश की तरफ से आ रहा है और उस कमीशन में जो उस एक्ट को देखेगा कि ये इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसमें भी ब्रिटिशर्स ही हैं, तो फिर तो वो अच्छा ही लिखेंगे ना। इस वजह से इंडिया के लोगों ने, जितनी भी पार्टीज़ थी, सब ने इसका क्या करा, बॉयकॉट करा। सब ऐसे बोर्ड ले लेके तैयार हो गए, सब रैली निकाली, साइमन गो बैक के नारे लगे, सब ने लगाए। फिर उसके बाद क्या होता है,
अब इन लोगों ने हर पार्टी के पास जा के उनसे बातें करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने बातें नहीं करी। मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने, बाकी छोटी मोटी जितनी पार्टी थी, किसी ने इनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करा, बिल्कुल बातें नहीं करी। उसके बावजूद इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसको इन्होंने सबमिट करा है 1930 में। अब उस रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि डायरकी को ख़त्म करो, जो ये डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया था ना, डबल वाला, इसको ख़त्म करो। कम्युनल इलेक्टोरेट्स मतलब जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थे, हर किसी को एक अलग कम्युनिटी का बंदा अगर वोट के लिए उठ रहा है तो उसको वही वोट देंगे। ये कह रहा है ये तो बहुत सही है, इसको और बढ़ाओ। क्यों बढ़ाएं भाई? क्योंकि इनको तो फ़ायदा था इंडिया टूटे, इंडिया के टुकड़े हों, इंडिया में लड़ाई दंगे हों, कम्युनल राइट्स हों, आपस में लोग एक दूसरे की कम्युनिटी पर सब वो करें, लड़ाई दंगे करें। इनको तो मज़ा आता था। क्यों? ये तो ब्रिटिशर्स थे, इनको तो यहाँ से लूटना था ना, यहाँ की जो वेलफेयर के लिए इनको कोई काम नहीं करना था। एक ऐसा फेडरेशन बने जो ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट के बीच में एक फेडरेशन तैयार हो। अब ब्रिटिश प्रोविंस क्या थी? ब्रिटिश प्रोविंस वो थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी। प्रिंसली स्टेट्स वो थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी। जैसे हैदराबाद हो गया, वहाँ का निज़ाम था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जैसे ये सब जगह थी, कश्मीर हो गई और कई अवध हो गई, काफ़ी जगह थी जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थी, जहाँ पर वहीं के राजा रजवाड़ों का ख़ानदान चला रहा था, वही अभी तक वहाँ पर रूल कर रहा था। लेकिन हाँ, अब ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको यूँ ही थोड़ी ना छोड़ेगी। अच्छा खासा पैसा आता था वहाँ से, खूब पैसा आता था। उसके बाद ये क्या करते थे, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इसमें कुछ भी हो रहा है, इनकी सबकी जिम्मेदारियाँ यहीं के राजाओं के पास होती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए भी क्या? पैसा चाहिए। अब वो वहाँ की जिम्मेदारी ना उठाए, मतलब काम भी नहीं करे, पैसा आ रहा है, तो वो तो उनके लिए और फ़ायदा होता था। तो इस वजह से काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स भी थी जो एक पैसा देती रहती थी और अपना वही रूल कर रही होती थी। इसके बाद आगे देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर इसके बाद साइमन कमीशन का जो मैटर था, इसको डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ कमीशन के प्रपोजल को कंसीडर करने के लिए। अब मुझे कमेंट में ये बताना कि गांधी जी ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। अब इन सब के डिस्कशन के बाद एक वाइट पेपर तैयार किया गया। वाइट पेपर ऑफ कम्युनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड और उसको सबमिट करा गया कंसिडरेशन ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन के आता है। जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस एक्ट में से काफ़ी उठाया हुआ है। तो मैंने सोचा था आज ही मैं कम्युनल अवार्ड भी कंप्लीट करूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच।